अमीर बहू के नीचे गरीब बहू का ससुराल। विद्यावती के 2 मंजिल के मकान में सजावट हो रखी होती है, जिसे देख पड़ोस ने, देख रही हो शारदा बहन, वैसे तो विद्यावती अपने 2 मंजिल के मकान का बड़ा शान दिखाती है, लेकिन सजावट 2 रकम की करवा रखी है। वही तो आशा, ऊपर वाले मंजिल में तो इतनी महंगी लाइट मरकरी लगवाई है और नीचे गेंदे के फूल चलवा दिए। वैसे अंदर की खबर है मुझको, एक बहू ये अपने खुद की मन पसंद से चुनकर ला रही है और दूसरी भाई साहब की पसंद है, बड़ी गरीब घर से है। ओ अच्छा, तो ये माजरा है क्या? वैसे तो बड़ा मुंह वाली बनती हैं कि ऊंचे खानदान से दोनों बहू चुनकर लाएंगी। आशा शारदा की बातें चौखट पर आरती की थाली लिए खड़ी विद्यावती सुनकर भड़क जाती है। आशा बहन, शारदा बहन, तुम दोनों दूसरे के घर का लड्डू गिनने से अच्छा कभी अपने घर में देख लिया करो, समझ गई? विद्यावती का खराब बर्ताव देख दोनों पड़ोसन का मुंह सा बन गया। थोड़ी देर में चमचमाती गाड़ी चौखट के आगे रुकी, जिसमें से अमीर बहू पूजा एक्सपेंसिव लहंगा पहने उतरती है, जिसके पीछे ट्रक में दहेज का सामान भी आया था। दूसरी तरफ से गांव के 4 कहार गरीब बहू को डोली से छोड़ गए, उसके साथ बस कपड़ों का बैग था। दोनों बहू दहलीज पर खड़ी हो गई। ओ गॉड मम्मी जी, कितना घामस है यहाँ, जल्दी से मेरा गृह प्रवेश करवा दीजिए, नहीं तो मेरा एक्सपेंसिव मेकअप मेल्ट हो जाएगा। चिंता मत करो पूजा बहू, मैं तुम्हारा मेकअप खराब नहीं होने दूंगी। चौखट पर ये जो चावल का कलश रखा, इसे गिराकर अंदर आ जाओ। तभी आसमान से जोर से बिजली गरज उठी और नितेश ने कहा, माँ, देव भैया इस घर के बड़े बेटे हैं, इसी नाते पूजा से पहले आपको कथा भाभी का गृह प्रवेश पहले करवाना चाहिए। तो चुप कर नितेश, मुझे मत सिखा, मुझे पता है कि किसका गृह प्रवेश पहले करना है और किसे कहाँ रखना है। पर विद्यावती, कायदा तो यही कहता है कि कथा बहू का गृह प्रवेश पहले हो। बस करो तुम दोनों बाप बेटे, बाल की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे, कह रही हूँ। कथा को गुस्से से घूरते हुए सास आरती घुमाती अंदर ही अंदर साजिश भी रच रही थी। इस 2 कौड़ी के गरीब जाति की औकात मेरे घर की नौकरानी बनने की नहीं थी और आज मेरे घर की बहुरानी बन गई। इसको तो मैं अपने ऊपर वाले मंजिल में चढ़ने भी नहीं दूंगी, बल्कि अपनी अमीर बहू से नीचे रखूंगी। ऐसा कहते हुए सास कथा की आरती करती है। कथा कलश गिराकर चौखट के अंदर आ गई। तब विद्यावती अमीर वाली बहू पूजा का गृह प्रवेश करती है। आजा आजा मेरी अमीर जाती बहू, देखो तो मेरी पूजा बहू दहेज में क्या कुछ नहीं भर कर लाई है। फर्नीचर का सामान, महंगा एसी, फ्रिज और गोल्ड की भी चीजें लाई है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना समधी जी ने दे दिया, इसीलिए अपने से बराबरी वालों में रिश्ता जोड़ना चाहिए। मम्मी जी, मेरे हिसाब से दहेज ऐसा देना चाहिए कि देखने वाले एक नजर देखते रह जाएं। मैं जेठानी जी जितनी गरीब नहीं जो खाली हाथ आ जाऊं। घमंडी पूजा कथा को टॉन्ट मारती है, वहीं विद्यावती भी बेचारी कथा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बहू, जो जैसा दहेज इस घर में लेकर आया उसे उसी हिसाब की इज्जत मिलेगी। ये तो तेरे ससुर जी की मत मारी गई थी जो मोह खाकर इस गरीब को बहू बना लिया। ऊपर से इसके गरीब माँ बाप से मेरे बेटे को भी चैन अंगूठी तक नहीं दिया गया। अपने माँ बाप का अपमान होते देखकर कथा के आंसू छलक गए। तब देव ने कहा, माँ, मुझे कोई चेन अंगूठी नहीं चाहिए। आप जानती हैं मेरे सास ससुर कितने ज्यादा गरीब हैं, फिर भी आप उनसे दहेज की अपेक्षा कर रही हैं। देव, कोई जरूरत नहीं है मुझसे जुबान लड़ाने की। ओह गॉड, पता नहीं ये फैमिली में ड्रामा कब खत्म होगा। आई एम गेटिंग टायर्ड। माँ जी, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? कथा बहू, तू कोई इतना भर भर कर दहेज तो लाई नहीं है जिसे रखने के लिए बड़ा कमरा लगेगा। मैंने नीचे वाला कमरा तैयार करवा दिया, तुम दोनों उसी में रहोगे। पूजा बहू, तू ऊपर चल। तब पूजा सीढ़ी चढ़कर विद्यावती के पीछे पीछे ऊपर वाले फ्लोर में आती है, जहां काफी बड़ा कमरा था, जिसमें बाथरूम, बालकनी, वॉशरूम सब कुछ अटैच था। कमरे में महंगे फूलों से सजावट हो रखी थी। इसकी तुलना में गरीब बहू का कमरा पुरानी बनावट का बना था। दीवार में पत्थर की अलमारी निकली थी, छत सीलन से भरी थी और कमरे की चौखट नीची होने के चलते बरसात का पानी भी घुस जाता था। पूजा बहू, ये ऊपर वाला फ्लोर मैंने तुम्हारे और नितेश के लिए बनवाया है, तुम्हें कमरा पसंद तो आया ना? जी जी मम्मी जी, मुझे कमरा काफी ज्यादा पसंद आया, आपने इतने प्यार से बनवाया है। खाक पसंद आया कमरा, इतना डार्क कलर का पेंट लगवा रखा है कि मेरी आंखों में चुभ रहा है। इस कमरे को मुझे अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा पूजा बहू, अब तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत लगे तो बता देना। ओके मम्मी जी। देव जी, इस कमरे में तो कपड़े रखने के लिए अलमारी तखत कुछ भी नहीं है, मैं अपने कपड़े कहाँ जचाऊं? कथा देखो, यहाँ दीवार में रैक बनी हुई है ना, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अभी के लिए कपड़े इसमें एडजस्ट कर लो, मैं थोड़े दिनों में अलमारी ला दूंगा और माँ के खराब बर्ताव के लिए
मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? गलती माँ जी की नहीं है बल्कि मेरी है, जो मैं इतने गरीब घर से हूँ। हर सास की आशा होती है कि उसकी बहू को उसके मायके से बहुत कुछ मिलेगा और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई, इसीलिए मेरा अधिकार नहीं बनता माँ जी से कुछ भी मांगने का। गरीब घर से होने के चलते सहजता और सब्र कथा के स्वभाव में था। उसने रैक को साफ किया और कपड़े रखने लगी। तभी जोर से बिजली चमकी और बारिश होने लगी। OMG, कितना औसम सा मौसम हो रहा है। मुझे तो चीज पिज्जा खाने की क्रेविंग सी हो रही है। ऑर्डर कर देती हूँ। पूजा अब अपना फोन उठाती है और झटपट से पिज्जा ऑर्डर करती है। वहीं बरसात के चलते अब नीचे का कमरा चूने लगता है। वहीं ऊपर सास ससुर में बहसबाजी छिड़ जाती है। विद्यावती, तुम इस तरह से दोनों बहू के साथ दो आंख कैसे कर सकती हो? पूजा बहू को तुमने ऊपर के दोनों कमरे दे दिए और कथा बहू को तुमने नीचे के कमरे में रखवा दिया, जबकि तुम्हें पता है कि उस कमरे की हालत कितनी खराब है और छत भी चूती है। देखो, ये दोनों कमरे मेरे जुड़े पैसे से बने हैं, ना कि तुम्हारे, इसीलिए इन दोनों में पूजा ही रहेगी। तुम्हारी गरीब बहू मेरी अमीर बहू से नीचे ही रहेगी। अब सो जाओ। फैसला सुनकर विद्यावती सो जाती है। वहीं बारिश का पानी दीवारों के सुराग से अंदर भर रहा था। कथा, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? देव जी, आप सो जाइए। घर में पानी भर गया, मैं उसे साफ कर रही हूँ। लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ निकलवा देता हूँ। नहीं, आप सो जाइए, आपको कल काम पर जाना होगा। कथा सारी रात कमरे का पानी साफ करती है। वहीं ऊपर पूजा पिज्जा एंजॉय कर रही थी। ऐसी बारिश के मौसम में चीजी पिज्जा खाने का अलग ही स्वाद आता है। नितेश, ये लो, एक स्लाइस खाकर देखो। नहीं पूजा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम खा लो। पूरे कमरे में बरसात का पानी लगने के चलते कथा बैठे बैठे ही रात काटती है। सुबह हो जाने पर बारिश छूटती है। शुक्र है बारिश छूट गई। अब जल्दी से कमरा साफ सुथरा कर लेती हूँ। आज पहली रसोई भी तो है। कथा पोछे से पानी सोकर बाल्टी में निचोड़ कर सुखाती है। वहीं पूजा ऊपर नरम मुलायम गद्दे पर पैर पसारे सोई हुई थी। पूजा बहू, चलो फटाफट से उठकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। बस उठ रही हूँ मम्मी जी, पहले मेरी बैटी मंगवा दीजिए। अच्छा बहू, अभी बनवाती हूँ। कथा बहू, ओ कथा बहू, जल्दी से ऊपर आ। जी आई माँ जी। कथा सीढ़ी चढ़कर नीचे से ऊपर आती है। माँ जी, आपने बुलाया, कोई काम था? बहू, काम होगा तभी तो बुलाया है, फालतू में तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। जा जाकर मेरी पूजा बहू के लिए बैटी बना लिया। जी मम्मी जी। अमीर बहू के लिए इतना करते देख कथा को दिल में अपने लिए दुख सा लगता है। अपने आंसुओं को समेटे वो किचन में आती है, जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक था। इस रसोई में तो चूल्हा और सारे उपकरण कितने अलग अलग से दिख रहे हैं, मुझे तो इन्हें चलाना ही नहीं आता। तभी कथा को परेशान देख ससुर आता है। क्या बात है, बड़ी बहू परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं पापा जी, वो मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। अरे तूने अपने गरीब मायके में ऐसा चूल्हा देखा होता तब तो चलाने आता। किसी भी चीज का लूर सहूर नहीं है, चल। विद्यावती के नीचे दिखाने पर कथा रोते हुए जीने से नीचे उतर जाती है। कथा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने तुम्हें फिर से कुछ कहा है क्या? बोलो। नहीं देव जी, माँ जी ने कुछ नहीं कहा, वो मुझे घर की याद आ रही थी। तभी देव के फोन पर कथा की माँ का कॉल आता है। देखो, माँ जी का फोन आ रहा है, ये लो, बात कर लो। हेलो माँ। कथा मेरी बेटी, कैसी है तू ससुराल में? मन तो लग रहा है। और तेरी सास का बर्ताव कैसा है? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब कोई बहुत अच्छे हैं, माँ जी भी अच्छी हैं। बेटी, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था, मैं और तेरे बाबूजी तुझे पग फेरे के लिए लिवाने आ रहे हैं। अगर माँ बाबूजी मुझे इस कच्ची मिट्टी के कमरे में रहते देखेंगे तो उनका बहुत मन दुखेगा। माँ, आप और पापा मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा बेटी, ठीक है। अब हमसे पहले वही तेरा अपना परिवार है, इसीलिए उस घर परिवार को जोड़ कर रखना। ठीक है माँ, अच्छा मैं रखती हूँ। कथा ने अपने मन को जोड़ा और नहा धोकर तैयार होकर जीना चढ़कर ऊपर आ गई। तभी पूजा भी मॉडर्न साड़ी पहने मेकअप किए आई। विद्यावती को गरीब बहू का ऊपर आना खलसा रहा था। तो ये ऊपर वाले फ्लोर पर क्या करने आई है? माँ जी, आज पहली रसोई है तो वही करने आई हूँ। मम्मी जी, मेरी गरीब जेठानी को इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा चलाना तो आता नहीं है, खाना क्या खाक बनाएगी। बहू, मैं भी कौन सा इस गरीब को अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई सौंपने वाली हूँ। तुम दोनों के कमरे ऊपर नीचे, इसलिए खाना पीना भी 2 जगह बनेगा। मगर माँ जी, एक घर में 2 जगह चूल्हा जलाना ठीक नहीं, इस घर परिवार की सम्मति टूटती है। मैं और पूजा एक साथ मिलजुल कर खाना बना लेंगे।
कथा के मन में परिवार को जोड़कर रखने की इच्छा थी, लेकिन पूजा तो थी ही घर तोड़ने वाली, इसलिए इनकार जताती है। जेठानी जी, मुझे तुम्हारे साथ खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम अपने नीचे के हिस्से से मतलब रखो, बार बार मुंह उठाकर ऊपर मत आओ। सुन लिया ना तूने, मेरी अमीर वाली बहू ने तुझे क्या कहा? तू जाकर अपने नीचे वाले ससुराल में रह। कथा सीढ़ी से नीचे उतर जाती है, जहाँ बारिश हो रही थी, जिससे आंगन में बना मिट्टी का चूल्हा टूटकर गल चुका था। चूल्हा तो बारिश में गलकर खराब हो चुका है, अब मैं अपनी पहली रसोई के पकवान किस प्रकार बनाऊंगी? कथा बारिश में भीगते हुए आंगन के बाहर आती है और कुछ ईंट पड़ा हुआ देख उठा लेती है। ये सारे के सारे ईंट भी टूटे हुए से हैं। अगर 2-4 साबुत ईंट मिल जाती तो ईंट का चूल्हा लगाकर सब कुछ बना लेती। एक तरफ गरीब बहू बारिश में भीगते हुए चौखट के बाहर निकलकर ईंट चुन रही थी, वहीं अमीर बहू ऊपर के पक्के ससुराल में व्यंजन बनाने की तैयारी में जुटी थी। ये ले बहू, सूजी, मैदा, घी, पनीर, दूध, खोया, सब चीज ला दिया है मैंने। बस तू अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला दे। थोड़ी चटपटी आलू की कचौड़ी बना लेना और थोड़ी समोसे भी तल लेना। बारिश कितनी अच्छी हो रही है। मम्मी जी, ये सारी चीज बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। चल, आलू की कचौड़ी आटे की नहीं मैदे की लगाना, स्वाद अच्छा आएगा। जी मम्मी। इतना कहकर विद्यावती बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाती है। इसमें से सूजी कौन सी है और मैदा कौन सा है, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा। समोसे कचौड़ी क्या मैं खाक बनाऊंगी? ऐसा करती हूँ, चुपचाप से हल्दीराम से समोसे कचौड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। बनाने से भी बच जाऊंगी और बारिश भी एंजॉय कर लूंगी। पूजा अपना फोन उठाती है और फटाफट से हल्दीराम के समोसे कचौड़ी ऑर्डर कर देती है। वहीं पड़ोसन आशा कथा को चौखट के बाहर ईंट चुनते देखकर, अरे कथा बहू, इस तरह से बारिश में भीगकर ईंट के टुकड़े किस लिए चुन रही हो? क्या तेरी सास ने तुझको खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं दिया जो चूल्हा लगाने के लिए ईंट चुन रही है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी ने तो चूल्हा दे रखा है, लेकिन मुझे पहली रसोई के अछूते पकवान बनाने हैं ना, इसीलिए बस। ओह, मेरे पास एक लोहे का चूल्हा रखा है, मेरे इस्तेमाल का भी नहीं। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक गैस सिलेंडर का कनेक्शन करवा रखा है, तो तू ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, मैं खाना बनाकर दे जाऊंगी। बहू, तेरा जब जी चाहे दे जाना। कथा चूल्हा लेकर घर आती है, जहाँ विद्यावती थोड़ा सा राशन लेकर जीने से नीचे लेके आती है। ये ले, राशन लेकर आई हूँ, इसी में जो बने बना लेना। इतने थोड़े अनाज में कितने ही व्यंजन बनेंगे? कथा सास के दिए उतने ही राशन में सबर कर जाती है और इतने में ही थोड़ी थोड़ी सब चीज बनाती है। वहीं कमरे की छत चू रही थी, तभी बरसात में गीला होकर देव आता है। कथा, तुम यहाँ नीचे चूल्हा लगाकर खाना क्यों बना रही हो? कितना धुआं धुआं हो रहा है। ऊपर की रसोई में क्यों नहीं बनाया? माँ भाभी ने मना किया था क्या? अजी नहीं, माँ जी ने तो मुझे कितनी बार कहा ऊपर खाना बनाने को, लेकिन मेरा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में मन लगता है, तो बस इसीलिए। आप चक्कर देखिए, मैंने आपके मनपसंद मटर पनीर और पूरी बनाए हैं। तुम खाना लगा दो, मैं चेंज कर लेता हूँ। कथा आधा खाना देव को परोस देती है और थोड़ी थोड़ी पकवान थाली में सजाकर जीने चढ़कर ऊपर देने जाती है। अभी तक माँ जी पापा जी ने खाना नहीं खाया होगा, थोड़ी पकवान दे आती हूँ। जहाँ नितेश और हर्ष खाने की मेज पर बैठे मुंह सिकोड़कर समोसे कचौड़ी खा रहे थे। बहू, ये तूने कैसे समोसे कचौड़ी बना रखे हैं? बस देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सच में पूजा बहू, ये समोसे कचौड़ी दोनों ही एकदम तेल मसाले में तरतर हैं, जरा सा भी गले में जाएगा नहीं। अपने सास ससुर को समोसे कचौड़ी में खामी निकालते देख घमंडी पूजा जवाब देने से नहीं चूकती। मम्मी जी, मैंने स्पेशली आप सबके लिए हल्दीराम के समोसे कचौड़ी मंगवाया है और आप लोगों को स्वाद नहीं लग रहा, तो ये मसाले वाली मैगी खा लीजिए, बारिश में चटपटी लगेगी। कथा, ये मैगी भी कोई खाने पीने की चीज थोड़ी है, इससे पेट नहीं भरता। अरे इतनी बढ़िया मसालेदार मैगी बनाई है बहू ने, चक्कर देखो दोनों। तभी कथा पकवानों से सजी थाली ले आती है। पापा जी, देवर जी, माँ जी, मैंने पकवान बनाए हैं, आप लोग खा लीजिए। तुम फिर से मुंह उठाकर ऊपर आ गई, नीचे टिका नहीं जा रहा अपने ससुराल में? पूजा, ये क्या तमीज है? कथा भाभी भी इस घर का हिस्सा है, समझी? कथा बहू, ला, कोई खाए चाहे ना खाए, मैं तो तेरे पकवान खाऊंगा। कितनी अच्छी महक आ रही है। नितेश हर्ष पूजा की मैगी हटाकर कथा का पकवान खाने लगते हैं, जिससे दोनों जलकर खाक हो गई। इसी तरह समय गुजरता है, जहां गरीब बहू नीचे कच्चे कमरे वाले ससुराल में बरसात का कहर झेलती है। अमीर बहू पक्के कमरे में सुख से रहती है। देखते देखते 1 साल गुजर जाता है। देव जी, हो सके तो इस बार घर की चौखट बनवा दीजिए। ऐसी हालत में ज्यादा झुककर पोछा नहीं लगाया जाता और कुछ दिनों में बरसातें भी लगने वाली हैं। कथा, तुम चिंता मत करो, मैंने कमरे की मरम्मत के लिए अलग से कुछ पैसे जोड़ रखे हैं।
इस बार चौखट भी ऊंची करवा दूंगा और कमरे की छत और दीवार भी पक्की कर दूंगा। तभी जीने से नीचे उतरते हुए पूजा कान जमाकर दोनों की बात सुन लेती है। अच्छा जी, तो दोनों मियाँ बीवी पैसे जोड़कर कमरा बनवाने में लगे हैं। इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें कमरा बनवाने दूंगी ताकि मेरी नीचे वाली गरीब जेठानी मुझे बनकर दिखाएगी? बिल्कुल नहीं। पूजा, अभी तक तुम जीने पर क्यों खड़ी हो? चलो, 10 बजे का तुम्हारा रूटीन चेकअप है। पूजा और कथा दोनों प्रेग्नेंट थी। पूजा अपनी सास से 1-2 जोड़ कर लगाती है। माँ जी, आपको पता भी है जेठ जी और जेठानी जी आपके नाक के नीचे कमरा बनवाने की सोच रहे हैं। माँ जी सोचिए, जब जेठ जी के पास आपको महीने के देने के लिए खर्चे पूरे नहीं पड़ते, फिर कमरे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अच्छा, तो मेरा खुद का सगा बेटा इस 2 कौड़ी की बहू के सिखावे में चल रहा है, पर इसकी चाल खेली हुई रह जाएगी। अब मैं ऐसा दाव चलूंगी। विद्यावती गुस्से में नीचे आती है जहाँ देव ने मिस्त्री बुला रखा था। भैया, इस चौखट को ऊंचा करना है ताकि बारिश का पानी घर में न घुसे, और छत दीवार पर अच्छे से प्लास्टर लगाकर पक्का करवाना है। क्या बात है देव बेटा, कमरा पक्का करवा रहा है? मेरे यहाँ पूरे शरीर में कमजोरी आ रखी है, मगर तेरे पास माँ को देने के लिए थोड़े भी पैसे नहीं कि मैं कुछ शरीर में खा पी सकूं। माँ, मेरे पास केवल थोड़े ही पैसे हैं जिससे कमरा ठीक करवा सकूं। और माँ से तुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा पैदा किया और तुझे इस गरीब की पड़ी है। पता नहीं क्या खिलाकर इसने मेरे बेटे को बस में कर लिया। अरे भाग्यवान, तुम हर बातों के लिए कथा बहू को दोष लगाना बंद करो। ये तो वो गरीब घर से है, इसलिए तुम्हारी इतनी बातें सुन लेती है, वरना किसी अमीर घर की होती ना तो नहीं सुनती। अजीत, तुम चुप करो। देव जी, आप माँ जी को पैसे दे दीजिए, कमरा अगले साल ठीक हो जाएगा। कथा के कहने पर देव सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है, जिसे लालची विद्यावती ऊपर ले आती है। वैसे मानना पड़ेगा आपको मम्मी जी, क्या अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल किया आपने उन दोनों को। अब बनवा कर दिखाएं वो कमरा, उसे तो मैं उसकी जगह दिखा कर रहूंगी, ताकि फिर कोई गरीब अपनी हैसियत देखकर रिश्ता जोड़ने की सोचेगा। देखते देखते फिर से बरसात लग जाती है। मूसलाधार की बारिश के चलते चौखट के बाहर जमा पानी उछाल मारकर घर में भर जाता है। हे भगवान, फिर से घर में पानी भरने लगा, इसे कैसे रोकूं? कथा कुछ ईंट और सूखे कपड़ों को चौखट के आगे लगा देती है। हे भगवान, बस ये जुगाड़ काम आ जाए। मुझे तो झुका भी नहीं जा रहा कि पानी साफ कर सकूं। बारिश इतनी तेज और तूफानी थी कि कुछ देर में चौखट के आगे लगा कपड़ा भी पानी सोख लेता है और देखते देखते घर में पानी फिर से भरने लगता है, जिसके साथ नाले का कचरा पानी भी घर में घुसने लगता है। वहीं विद्यावती अपनी अमीर बहू के साथ ऊपर बालकनी में बैठी बारिश को एंजॉय करते हुए खा पी कर मजे उड़ा रही थी। अरे वाह पूजा बहू, मुझे नहीं पता था कि ये मशरूम चिली स्नैक्स खाने में इतना टेस्टी लगता है। माँ जी, इतनी मस्त बारिश में अगर मशरूम स्नैक्स नहीं खाया तो क्या खाक बारिश का मजा उठाया। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सचमुच आज तो बढ़िया बारिश हो रही है। जहाँ चौखट की तरफ से पानी भर रहा था, वहीं खिड़की से झंटास मार रहा था। तभी पानी साफ करते करते कथा को दर्द उठता है। माँ, मेरा बच्चा। दर्द में छटपटाते वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है, जहाँ उसकी साड़ी कीचड़ में सनी होती है और माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोनों सास बहू के कपड़ों को देखकर घिन करती हैं और मुंह भी बनाती हैं। छी 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 छी, मम्मी जी, जेठानी जी के कपड़े में कीचड़ लगी हुई है, तभी कहूँ इतनी गंदी बांस कहाँ से आ रही है। चलो जाओ नीचे। माँ जी, मुझे नीचे मत भेजिए, कमरे में काफी पानी भर रखा है, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है जो तेरी डिलीवरी का खर्चा उठाओ। जाकर अपने पति को बुला। दर्द में तड़पते बेचारी नीचे आती है, जहाँ बारिश के पानी से गीली थी और कथा का पैर फिसल जाता है। तभी देव आ जाता है। कथा, तुम ठीक तो हो? माँ, तुम्हें जरा भी मोह नहीं लग रहा अपनी बहू को ऐसे हालत में नीचे भगाते? देव भारी बारिश में भीगते हुए उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है, जहां वो लड़के को जन्म देती है। देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन विद्यावती का दोनों बहू में भेदभाव जारी था। 5 साल बाद जहां आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तभी गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू दोनों बच्चों के नाक में पड़ती है। मम्मी देखो कितनी मस्त पकौड़े की खुशबू आ रही है, लगता है चाची के घर में पकौड़े बने हैं। मम्मी, मैं खाने चला जाऊं? मम्मी, अगर राजू पर जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। अपने दोनों बच्चों को पकौड़े खाने के लिए तरसते देख कथा का कलेजा फट जाता है। नहीं बच्चों, ऊपर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना दूंगी, पहले मेरे साथ घर का पानी साफ करवा दो।
ठीक है मम्मी, लेकिन फिर हमारे लिए पकौड़े बना देना। दोनों बच्चे कमरे से पानी निकाल कर बाहर करने लगते हैं। तभी राजू आरव को छत पर भीगते देखता है। चक तुम चक तुम चक तुम कोई लड़का है चपगाता है, बारिश होती है गुमड़ गुमड़ गुम गुम। और राजू, तुझे भी बारिश में नहाना है तो जल्दी से छत पर आ जा। मेरी मम्मी ने मस्त वाले पनीर के पकौड़े बना रखे हैं, मैं तुझे भी खिलाऊंगा। सच्ची? आरव तो मुझको पकौड़े खिलाएगा? मैं अभी आता हूँ। बदमाश आरव के लालच देने पर राजू पैर दबा दबा कर सीढ़ी चढ़कर छत पर आ जाता है और बारिश में नहाने लगता है। अरे वाह, यहाँ पर बारिश में भीगने में बड़ा मजा आ रहा है। तेरे पास तो कितना बड़ा छत है, हमारे पास तो मिट्टी का आंगन है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी अमीर है और तू तो फटीचर है फटीचर। आरव के ऐसा बोलने पर राजू के दिल पर लगती है। तभी पूजा आरव को बुलाने लगती है। आरव बेटा, नीचे आ जाओ, तुम्हारे फेवरेट पनीर का स्नैक्स बन गया है। ओके मम्मा, आया। आरव नीचे उतर जाता है। लालच में राजू भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाता है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर गरम गरम पकौड़े सजे थे। और आ गया मेरा प्यारा पोता, देख मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद के पनीर वाले पकौड़े बनाए हैं। थैंक यू सो मच दादी, आप बहुत अच्छी हो। दादी दादी, मुझको भी पकौड़ी खानी है, मुझे भी पकौड़ी दोगी? चल भागे यहाँ से, मुंह देखा बड़ा आया पनीर के पकौड़े खाने। अरे कैसा पत्थर का दिल हो गया तुम्हारा विद्यावती, वो तुम्हारा खून है, पोता है। एक पोते को तुम सीने से लगाती हो और दूसरे को दुत्कार रही हो। दे दो एक पकौड़ा। अच्छा चल ले, पकौड़े खा ले। मोह खाकर विद्यावती राजू को पकौड़े देती है। तभी पूजा हाथ में से छीन लेती है। मम्मी, इस पकौड़े में आपके पैसे नहीं लगे जो इसे दे रही हैं, बल्कि मेरे पति के पैसे से आया है। और तू चल भाग यहाँ से। जब देखो कभी खुद आ जाती है, इतने सालों में खुद की दाल नहीं गली तो बच्चों को भेज रही है। पूजा का बर्ताव पहली बार विद्यावती को खराब लगता है। बहू, अगर वो तेरा बच्चा होता तो क्या तू उसके हाथ से इसी तरह पकौड़ा छीन लेती? मुझे नहीं मालूम था कि तू इतने छोटे दिल की निकलेगी। मम्मी जी प्लीज, ये शब्द तो आप पर सूट नहीं करते, जिसने अपने बेटे बहू को अलग कर दिया। पर मैं कथा भाभी नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर दामन चलाने की सोचिएगा भी मत। पूजा का घमंडी रंग ढंग देखकर सास को खूब खटकता है। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और पूजा अपने कमरे में पेंट करवाती है। अरे बहू, तू अपने कमरे को रेनोवेट करवा रही है तो मेरे भी कमरे में करवा देना नितेश से बोलकर। मम्मी जी, फिलहाल अभी हाथ खिंचा हुआ है, अगली बार पैसे आएंगे तो करवा देंगे। वैसे भी नितेश जी के पास पैसे नहीं है, और ये क्या कम है जो नितेश जी आपके और पापा जी के खाने का खर्चा देख रहे हैं। अब देखते देखते विद्यावती का कमरा बरसात में चूने लगता है, जिससे पानी साफ करके उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब कथा उसके कमरे का काम करती है। माँ जी, मैंने पूरा कमरा सुखा दिया है, अब आप आराम कीजिए। जब इतना कर ही दिया जेठानी जी, तो ऐसा करो आज से माँ जी और पापा जी का खाना भी तुम ही बना देना। अकेले का बनाने खिलाने का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है। मैं बना दूंगी पूजा, 4 रोटी ज्यादा बनाने में कुछ नहीं होता। उस दिन कथा अपनी गरीबी के अभाव भरी रसोई में से सास ससुर के लिए पूरी, छोले, पुलाव, सब्जी बहुत कुछ बनाकर उन्हें खिलाती है। धीरे धीरे दोनों बहू का बर्ताव विद्यावती की आंखों के सामने साफ हो जाता है। तभी पूजा, मम्मी जी आरव बड़ा हो रहा है, उसे भी पर्सनल स्पेस चाहिए, इसलिए आप जेठानी जी के पास नीचे शिफ्ट हो जाइएगा। उनको भी बार बार जीना नहीं चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे आरव के लिए नया कमरा बनवाना पड़ेगा ऊपर। पर बहू, इस मकान की जड़ ज्यादा पुरानी है, इसके ऊपर और कमरे बिठाना ठीक नहीं होगा। फाइन मम्मी जी, फिर मैं और नितेश यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही विद्यावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कहा? तू मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है? नितेश बेटा। माँ, पूजा सही कह रही है, वैसे भी फ्यूचर में कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ेगा। तभी देव कथा ऊपर आ जाते हैं। नितेश, तू माँ से अलग कैसे हो सकता है? वो कैसे रहेंगी? देवरानी जी, परिवार में जुड़कर रहने में जो सम्मति और खुशी है वो अलग होकर नहीं। हाँ तो आप रहो, किसने रोका है आपको? मामा, हम दादा दादी से अलग रहेंगे। कल को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आप दोनों से अलग रहूंगा। ये सुनकर पूजा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आरव बेटा, तू मम्मी को छोड़कर कहाँ जाएगा? मम्मी कैसे रहेगी? देखा पूजा, अपने बेटे से अलग होने के ख्याल से तुम्हारा मन कांप गया, जबकि आरव अभी 5 साल का है, और देवर जी जिसे माँ जी ने 25 साल अपनी आंखों के सामने रखा, तुम उन्हें दूर कर रही हो। बहू, मुझे माफ करते, मैंने तुझको नीचा दिखाया, लेकिन भूल गई थी कि गरीब घर की लड़कियां ही परिवार को जोड़ कर रखती हैं। कथा के आईना दिखाने पर नितेश और पूजा अलग होने का ख्याल छोड़ देते हैं और वहीं सास नीचे का हिस्सा मरम्मत करके पक्का करवाती है।